हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये है कि जो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसके जो दोनों वेरिएंट हैं, हेलिना और ध्रुवास्त्र, उन्होंने अपने सारे ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का चल रहा है आर्मी के द्वारा, जिसके बाद से ये जो मिसाइल्स हैं वो आर्मी के द्वारा एक्वायर करी जाएंगी। तो इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके द्वारा ये बात कही गई कि मिसाइल और लॉन्चर दोनों तैयार है। अभी कुछ काम चल रहा है ह्यूमन मशीन इंटरफेस पर, जो कि कुछ दिनों में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हर एक मिसाइल का जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ से कम पड़ने वाला है। कंपैरिजन कर ले हेलफायर मिसाइल से, तो हेलफायर मिसाइल का जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का पड़ता है पर यूनिट। तो ये हेलफायर से कंपेरेटिवली चीप है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। हेलफायर की बात करें तो उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, करीबन 11 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। साथ में हमको ये बात भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हेलफायर मिसाइल जो है वो काफ़ी लंबे समय से प्रोडक्शन में है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से उसका जो कॉस्ट है परफॉर्मेंस के हिसाब से वो कंपेरेटिवली कम रहेगा, भले ही वो फ़िलहाल के लिए ध्रुवास्त्र या फिर हेलिना से ज़्यादा है। तो एक बार एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है वो इशू हो गई, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाएगा। फिर पहले कुछ प्रोडक्शन लॉट की फायरिंग होगी और उसके बाद आर्मी जो है इन्हें एक्वायर करेगी। तो हेलिना मिसाइल एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट ATGM है, जो कि ALH और LCH से फायर करी जा सकती है। इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 500 मीटर की है और मैक्सिमम 7 किलोमीटर की है। तो पहले मिनिमम रेंज को लेकर कुछ इश्यूज थे जिनको सॉर्ट कर लिया गया है और करीबन 500 के आसपास जो मिसाइल्स हैं उनके ऑर्डर जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। साथ में इंडियन एयरफोर्स ने इनके इंटीग्रेशन के बारे में पूछा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से, जिसको लेकर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उन्होंने ये बात कही कि एक बार ये प्रोडक्शन में चली जाए तो वो भी कर लिया जाएगा। तो अगर हम इसके इंडक्शन का एक एस्टिमेशन करें तो ये 2022 से 23 नज़र आ रहा है। साथ में एक और रिपोर्ट की बात करें तो जैसा कि हमें पता है ऑकस का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका शामिल है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो हैं वो प्रोवाइड करानी है। तो जैसा कि हमने अपने पास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि इसकी वजह से जो फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, जो इनिशियली $50 बिलियन के आसपास था, जिसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही थी, उसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा स्क्रैप कर दिया गया और इस चीज़ का काफ़ी बड़ा धक्का जो है वो फ्रांस को लगा। इसमें फ्रांस ने काफ़ी शार्पली रिएक्ट किया और अपने जो एम्बेसडर्स हैं US से और ऑस्ट्रेलिया से उनको वापस बुला लिया। साथ में इसके बाद इंडिया के साथ उनकी करीबी थोड़ी बढ़ी है और ऐसा माना जाता है कि पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है फ्रांस के द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन टेक जो है वो इंडिया के साथ शेयर किया जाए, जिसके अंतर्गत जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इंडिया में बननी है उसमें फ्रांस की रिएक्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। तो फ्रांस द्वारा ऑपरेट की जाती हैं बाराकूडा क्लास की या फिर सफरन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो कि लो एनरिच्ड यूरेनियम को यूज़ करती हैं, जो कि K-15 न्यूक्लियर रिएक्टर है और करीबन 150 मेगावाट के आसपास की जो पावर है उसको जनरेट करने में सक्षम है। तो ये जो बाराकूडा क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स है ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं और इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो करीबन 5000 टन्स के आसपास का है, सिमिलर है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अगर फ्रांस द्वारा ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है इंडिया के साथ शेयर करी जाती है तो इंडिया के जो SSN प्रोग्राम है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ऑकस के फॉर्मेशन के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी US द्वारा कोशिश करी जा रही है फ्रांस के साथ अपने रिलेशन को सुधारने में, पर उस चीज़ में इनको कितनी सक्सेस मिलती है ये देखने वाली बात होगी। बाकी इस डेवलपमेंट पे करीब से नज़र बनाना ज़रूरी है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।